जिन्ना, ओवैसी और हुमायूं कबीर कितने पास कितने दूर। ओवैसी और हुमायूं कबीर की सियासत किसके हक में। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर, ये इनकी विचारधारा है, इनकी सियासत है, वो कितनी पास है, कितनी दूर है, कितनी समानता है, कितनी असमानता है। और हुमायूं कबीर और ओवैसी की सियासत है, वो किसके हक में है। इनकी सियासत से किसको फायदा है, किसको नुकसान है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करें जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना को पाकिस्तान का फाउंडर माना जाता है। वहाँ पाकिस्तान में उनको कायदे आजम कहा जाता है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसे शख्स का नाम है, जिस शख्स की सियासत ने, जिस शख्स की खुदगर्जी ने देश को विभाजित कर दिया। हालांकि ये भी अपने आप में एक सच है कि जिन्ना की इतनी बड़ी कोई हैसियत नहीं थी कि वो भारत का विभाजन कर देता, भारत को 3 टुकड़ों में बंटवा देता। उसकी इतनी बड़ी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन चूंकि अंग्रेजों का प्लान था, अंग्रेज जब भारत छोड़ के जा रहे थे, तो पीछे इतना बड़ा विशाल भारत उनको छोड़ना नहीं था, ताकि वो इतना बड़ा ताकतवर होकर के बड़ा दुनिया का ताकतवर मुल्क न बन जाए। तो अंग्रेजों ने जो साजिश रची, जो चाल चली कि हम जब जा रहे हैं तो पीछे भारत को विभाजित करके जाएं। एक भारत बना दिया, एक पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बना। देशी रियासतें थी, उनको भी अंग्रेजों ने आज़ाद कर दिया। वे चाहें तो अलग मुल्क बना करके रहें, चाहें तो भारत के साथ जाएं, चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं। ये जो अंग्रेजों की जो चाल थी, ये सबको मालूम है कि फूट डालो और शासन करो। तो मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजों का एक जो प्रोजेक्ट था, स्कीम था, उसी का एक पार्ट थे। अब मोहम्मद अली जिन्ना की जब बात शुरू होती है, तो सावरकर की भी होनी जरूरी है, क्योंकि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमों के मुल्क, ये जो विचारधारा थी, ये थ्योरी थी, इसके जो देने वाले थे, जो तंजीमें थी, वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर। और दोनों की बाकी जो लोग थे मुल्क में, तंजीमें थी, पॉलिटिकल पार्टियां थी, वे देश को आज़ाद कराने में, कुछ देश को अंग्रेजों के मातहत स्वायत्तता दिलाने की बात कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इनका खुला खुला सिद्धांत था कि हिंदू और मुस्लिम 2 कौमें हैं, 2 राष्ट्र हैं, 2 राष्ट्र होने चाहिए। हिंदू महासभा के मुताबिक हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए अलग, और मुस्लिम लीग के मुताबिक मुसलमानों का राष्ट्र होना चाहिए अलग। और इन्हीं द्विराष्ट्र सिद्धांत की बुनियाद पर भारत और पाकिस्तान का निर्माण होता है। सबको मालूम है अंग्रेजों की चाल थी। और ऐसा लग रहा है, और लोग बताते भी हैं, बड़े बड़े विद्वान, कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की स्थापना थी, वो अंग्रेजों के इसी एजेंडे के तहत हुई थी। और इन दोनों के, यानी मुस्लिम लीग के, हिंदू महासभा के जो कर्तव्य धर्ता लोग थे, वो एक तरह के अंग्रेजों के इशारे पे काम कर रहे थे। बहरहाल, जब जिन्ना का नाम आया तो सावरकर का आया, जब मुस्लिम लीग का आया तो हिंदू महासभा का आया। लेकिन 1947 का जो दर्दनाक विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए, बेघर हो गए, बड़ी बर्बादी हुई देश की। फिर 71 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया, फिर बड़ी बर्बादी हुई। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पिछले 70-80 साल में दर्दनाक 2 बड़े विभाजन देखे, जिसमें लाखों लोग मारे गए और बेघर हो गए। एक तुच्छ राजनीति के लिए, एक गंदी राजनीति के लिए, सत्ता की ख्वाहिश के लिए ये सारे काम हुए।
अंग्रेजों ने फूट डाल के शासन करने का काम किया, जाते टाइम भारत को टुकड़ों में बांट दिया, जिन्ना उनका मोहरा बन गया। अब जो जैसा कि हमारा जो उन्वान है, हमारा शीर्षक है इसका एपिसोड का, कि जिन्ना, ओवैसी और हुमायूं कबीर कितने पास हैं, कितने दूर हैं। समानता इस बात की है कि जिन्ना भी मुसलमानों के नाम की पॉलिटिक्स की, ओवैसी भी मुसलमानों के नाम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हुमायूं कबीर जिनके बारे में बताएंगे वो कौन है, पिछले एपिसोड में हमने बताया था, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक जिनको टीएमसी ने निकाल दिया है। तो ओवैसी और हुमायूं कबीर की जो राजनीति का केंद्र बिंदु मुसलमान, और मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीति का केंद्र बिंदु भी मुसलमान, ये उनमें समानता है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जो विभाजनकारी नीति थी कि हिंदू और मुस्लिम दो कौमें हैं, एक जगह नहीं रह सकती, वो थी। लेकिन ओवैसी की जहां तक, अभी हुमायूं कबीर तो नए नए पैदा हुए हैं, ओवैसी की जो जहां तक सियासी जो विचारधारा है, उसका जिन्ना की सियासी विचारधारा से, विभाजनकारी विचारधारा से कहीं दूर दूर का लेन देन नहीं है। ओवैसी हैं वो इस मुल्क की बात करते हैं, ओवैसी हैं वो इसी मुल्क के जो संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अधिकारों की बात करते हैं। ओवैसी हिंदू और मुसलमानों को कोई दो कौम नहीं मानते। तो ओवैसी इस मामले में जिन्ना से बहुत अलग हैं। लेकिन एक समानता यह है कि ओवैसी की सियासत का केंद्र बिंदु भी मुसलमान है, और मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत का केंद्र बिंदु भी मुसलमान थे। अब बात करें हुमायूं कबीर की। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था, 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने के लिए मुर्शिदाबाद जिले में, बंगाल में, वहां उन्होंने संग बुनियाद रखी। एक पूरा का पूरा एक सियासी और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया। टीएमसी के विधायक थे, टीएमसी ने उनको निकाल दिया। 2019 में यही हुमायूं कबीर ने, जब भारतीय जनता पार्टी में थे, और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, कांग्रेस में भी रहे। तो अब ये हम हुमायूं कबीर जो बोल रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे, बंगाल में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 5-6 महीने बाद, 135 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी से गठबंधन करेंगे। सवाल यह है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की जो सियासत है वो किसके हक में है? यानी जो ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, जो ध्रुवीकरण आरएसएस और उसके जो संगठन करना चाह रहे हैं सियासत में, वही ध्रुवीकरण ओवैसी और हुमायूं कबीर करना चाह रहे हैं। यहां इस मामले में आकर के ओवैसी की और हुमायूं कबीर की जो सियासी समानता हो भाजपा से मिलती है, कि भाजपा है वो हिंदू ध्रुवीकरण के नाम पे चुनाव जीत रही है, चाहती है कि हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए। ओवैसी और हुमायूं कबीर की सियासत मुस्लिम ध्रुवीकरण की। यहां आकर के ओवैसी और हुमायूं कबीर की सियासत है, उसका तालमेल भाजपा के ध्रुवीकरण से मिलता है। अब नफे और नुकसान की बात, तो जो ही ध्रुवीकरण होता है, हिंदू ध्रुवीकरण से भाजपा को फायदा अलग अलग राज्यों में मिला, केंद्र में भी लगातार तीसरी बार जीत गई, और मुस्लिम ध्रुवीकरण से भाजपा ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए ये ओवैसी हैं, ये हुमायूं कबीर हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये लव जिहाद, ये थूक जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये फलान ढिमका, जो बयानबाजी भाजपा के कुछ नेता करते रहते हैं। तो उससे भाजपा को फायदा होता है। और जब भाजपा को फायदा होता है ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसी सियासत से, तो नुकसान किसको होता है? जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, कांग्रेस हैं, सपा हैं, टीएमसी है, आरजेडी है, जितनी भी पार्टियां हैं। हालांकि ये पार्टियां भी अगर देखें तो कोई इतनी बड़ी सेकुलर नहीं है। इनका जो सेकुलरिज्म है वो भी एक ढकोसला है। ये पार्टियां एक खानदानी पार्टियां हैं, एक ही व्यक्ति की पार्टी हैं, एक ही परिवार की पार्टी हैं, और इनका सेकुलरिज्म इतना कमजोर है, इनकी संवैधानिक जो आस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो आस्था वो इतनी कमजोर है
कि ये अपने अंदरूनी तौर पे इनके अंदर किसी भी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। एक ही परिवार की, एक ही शख्स की पार्टियां हैं। सेकुलरिज्म को एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर ये पार्टियां, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, टीएमसी, जितनी भी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो अगर वाकई लोकतांत्रिक होती, वाकई संवैधानिक व्यवस्था में उनका यकीन होता, वाकई सेकुलरिज्म में उनका यकीन होता, तो आज देश को ये दिन नहीं देखने पड़ते। इनकी लीडरशिप इतनी खुदगर्ज है अपनी सत्ता के लिए कि कैसे भी सत्ता मिल जाए, किसी को कोई राज्य में मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। और इनके नेता है, बहुत से नेता, अदने से छोटे छोटे पद हैं, संगठन के पद, उनके लिए इस कदर जो सियासत करते हैं, इस कदर अंदरूनी तोड़फोड़ करते हैं, इसको कभी बाद में बताएंगे। टिकटों की जो मारामारी होती है, टिकटों की जो सौदेबाजी होती है, जो ऐसे ऐसे चोर, उचक्के, लूचे और लफंगे लोग पैसे के बलबूते पे जो अवैध पैसा कमा करके इन पार्टियों में पद भी पा लेते हैं, टिकट भी ले आते हैं, और कुछ जीत भी जाते हैं, फिर मंत्री भी बन जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों को, जो अवैध काम करने वाले हैं, जो लफंडर टाइप लोग हैं, जो नेता बन जाते हैं, उनको पद देना, उनको टिकट देना और जीतने के बाद सरकार के अंदर मंत्री बनाना, क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये संवैधानिक आस्था है? तो ये जो इन पार्टियों को, जो ओवैसी और हुमायूं कबीर की सियासत के नाम पे जो नुकसान होने की बात हो रही है, तो इनके कर्म है ऐसे ही। इनका न सेकुलरिज्म से कोई लेना देना है, न लोकतंत्र से कोई लेना देना है, और न ही इनका संविधान से कोई लेना देना है। तभी ये विपक्षी पार्टियां हैं, हर चुनाव में गर्त में जा रही हैं। अब जो हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन की बात, हुमायूं कबीर के बारे में हमने बता ही दिया। ओवैसी की पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं इमरान सोलंकी, उन्होंने एक दो दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, और उन्होंने कहा है कि हुमायूं कबीर से मेरी मुलाकात हुई है और असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी हुमायूं कबीर से बातचीत चल रही है, और हमारा गठबंधन होगा, हमारा मोर्चा बनेगा और पश्चिम बंगाल में हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। तो यहां एक बात तो कंफर्म होती जा रही है कि एमआईएम और हुमायूं कबीर हैं, वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे आगे की बात है, लेकिन अभी जो खबरें ये हैं, अब जब मिल के चुनाव लड़ते हैं और माहौल अगर ध्रुवीकरण का करते हैं, तो सीधा सीधा यह है कि फिर वो टीएमसी के खिलाफ जा रहा है। हुमायूं कबीर तो टीएमसी के खिलाफ बोल ही रहे हैं। अब ये जो ध्रुवीकरण होगा, तो इसका जाहिर सी बात है कि जो बेनिफिट है वो भाजपा को होता पश्चिम बंगाल में लग रहा है, और नुकसान टीएमसी को होता लग रहा है। तो ये जो सियासत है, इसका फायदा क्या है? इन सेकुलर पार्टियों को फायदा नहीं है, भाजपा को जरूर फायदा है। अब बात करें मुसलमानों को फायदा है या नहीं है। मुसलमानों को जो कोई अगर आदमी थोड़ा सा चुनाव जीत करके आ जाता है या दूसरे नंबर पे इन पार्टियों से आ जाता है, एमआईएम जैसी पार्टियों से, तो वो एक अपने इलाके का नेता बन जाता है, विधानसभा में बोलने लायक बन जाता है। यहां गलती भी सेकुलर पार्टियों की ही है। अगर ये सेकुलर पार्टियां हैं, ये और इनके नेता अगर इशू पे ढंग से बात करें, मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो खुलकर के मुसलमानों के फेवर में बोलें, तो ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसों को अपनी सियासी खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी खिचड़ी पक भी नहीं पाती है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां और उनके नेता हैं, ये हर मुद्दे पे बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ही मुसलमानों का कोई इश्यू आता है तो वहां या तो बोलते नहीं है, बोलते हैं तो रस्म अदायगी करते हैं। तो इनकी इस रस्म अदायगी के खेल में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जेनजी का जमाना है, नया दौर है, तो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें भी जेनजी को खूब है। वो भी चाहते हैं कि हमारे मुद्दों की बात होनी चाहिए। जब उनके मुद्दों की बात कांग्रेस नहीं करे, उनके मुद्दों की बात सपा नहीं करे, आरजेडी नहीं करे, टीएमसी नहीं करे, तो फिर उनमें भी एक लावा उबलता है कि हमारी कोई बात करने वाला हो। वो बात जब ओवैसी करता है तो उनमें एक अच्छी खासी भीड़ ओवैसी की तरफ जाती है, ओवैसी को अपना सियासी आका मानती है,
और इसमें कोई गलत भी नहीं है कि हर आदमी को अपनी राय रखने का हक है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है, हर आदमी को पार्टी बनाने का हक है। तो फिर वो जो मुस्लिम जेएनजी है अच्छी खासी तादाद में, वो ओवैसी का सपोर्टर है और बनता जा रहा है। ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है। ओवैसी को अगर कमजोर करना है सेकुलर पार्टियों की तरफ से, क्योंकि सेकुलर पार्टी कहती है कि ओवैसी हैं वो भाजपा की बी टीम है, तो अगर उनको लग रहा है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है और ओवैसी कमजोर होना चाहिए, ओवैसी उत्तर प्रदेश भी नहीं जाए, ओवैसी बंगाल भी नहीं जाए, ओवैसी बिहार भी नहीं जाए, ओवैसी महाराष्ट्र भी नहीं जाए, राजस्थान भी नहीं जाए, तो ओवैसी को रोकने के लिए ऐसे हथकंडे बी टीम, सी टीम, ए टीम करने से काम नहीं चलेगा। फिर इन सेकुलर पार्टियों को, इनके नेताओं को मुसलमानों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, मुसलमानों को दर्द को बांटना पड़ेगा, मुसलमानों को सत्ता और संगठन में भागीदार बनाना पड़ेगा, मुसलमानों को अच्छे खासे टिकट देने पड़ेंगे, संगठन में पद देने पड़ेंगे। और देने भी किसको पड़ेंगे? ऐसे नहीं कि वो रील तमाशे वाले, खासतौर से कांग्रेस में तो रील तमाशे वाले नेता इन पार्टियों में इकट्ठे हो रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उनको मुस्लिम कम्युनिटी से, वो रील बना लेंगे, तमाशे कर लेंगे। ये रील तमाशे वाले नेता हैं, वो नेता नहीं है। इन सेकुलर पार्टियों को ऐसी लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी मुसलमानों में जो वाकई लीडरशिप हो, जिनको अपनी कम्युनिटी का भी दर्द हो, दूसरी कम्युनिटी का भी दर्द हो, पूरे इलाके की फिक्र हो, उन पार्टियों के फेवर में हो और आंख में आंख डाल के बोलने वाले भी हों। ऐसे नेता इन पार्टियों को मुसलमानों में पैदा करने पड़ेंगे। फिर वो नेता जब खड़े होंगे तो फिर वहां ओवैसी की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि लोग भी कहेंगे भाई तुम्हारी क्या जरूरत है, जब इन सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, आरजेडी में, टीएमसी में ऐसे ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो बेबाकी से मुसलमानों के इश्यू पे बोल रहे हैं, जो बेबाकी से खरी खोटी सुना रहे हैं किसी भी न्याय और पीड़ा के मामले में, तो फिर ओवैसी की सियासत की क्या जरूरत है। लेकिन जब ये पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी तो फिर ओवैसी जैसे नेताओं के लिए स्पेस पैदा होगा। बंगाल में हुमायूं कबीर के लिए पैदा होता जा रहा है और दूसरे राज्यों में कोई और हुमायूं कबीर फिर पैदा हो सकता है। ये जो सारा घटनाक्रम है कि जिन्ना, ओवैसी और हुमायूं कबीर कितने पास हैं, कितने दूर हैं, ये हमने बताया। ओवैसी और हुमायूं कबीर की सियासत किसके फेवर में है, किसके लिए नुकसानदेह है, वो भी हमने बताया है। सोचने वाला ये है सबसे बड़ी बात कि जब सेकुलर पार्टियां ये कह रही हैं कि भाजपा की बी टीम हो रही है ओवैसी की टीम, तो फिर सेकुलर पार्टियों को सोचना है कि वो अपने यहां एक मजबूत मुस्लिम लीडरशिप पैदा करेंगे, मुसलमानों को टिकटें और पद हैं वो जो भी उनका रेशो बनता है उसके हिसाब से दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ओवैसी जैसा आदमी है वो अपनी पार्टी को लेकर हर जगह जाएगा, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में चुनाव लड़ेगा, हार जीत अलग बात है, और उसका नफा नुकसान जब फिर होता है, भाजपा को उसका फायदा होता है तो होगा। रोकना है तो इन सेकुलर पार्टियों को ही एक्शन लेना पड़ेगा कि वो अपने यहां मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करें और जो नेता हों उनको पद दें, जो नेता हों उनको टिकटें नहीं दें। ऐसे नहीं कि वो अरे गहरे अवैध पैसे वाले कोई लुच्चे लफंगे उठाई गिरे को उठा के आपने पद दे दिया, टिकट दे दिया, उससे मुस्लिम लीडरशिप मजबूत नहीं होगी। फिर तो ओवैसी हैं, वो बिहार में जाकर के 5 सीटें जीते हैं, बंगाल में भी जाएंगे, वहां भी जीतेंगे, यूपी में भी जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे, और मुस्लिम जेएनजी है खास तौर से। तो सोशल मीडिया के इस दौर में ओवैसी का बेबाकी से और पूरी ताकत से समर्थक बनता जा रहा है और वो बनेगा आगे जाकर के। ऐसे हालात बन रहे हैं और इन हालात को बनाने वाला ओवैसी नहीं है बल्कि ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां उनके नेता हैं। देश को 2047 में जब आजादी की 100 साल होंगे तो जो हालात बनते जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, जो बनाए जा रहे हैं देश को 1947 की तरफ धकेलने का, लेकिन कोशिश करनी चाहिए सबको मिलकर के कि देश 2047 में पहुंचे तो एक नया और ताकतवर देश हो। लेकिन ये तब होगा जब ये सेकुलर पार्टी कह रही है अपने आप को, वो सेकुलर भी हों, लोकतांत्रिक भी हों, उनकी आस्था संविधान में हो और सभी कौमों के लिए हो। और ऐसा नहीं हुआ तो विभाजनकारी ताकतें हैं वो परवान चढ़ेंगी और वो किसी के भी हित में नहीं होंगी। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए ताकि हम हमारे और एपिसोड इस संदर्भ के कोई बनाएं तो आपकी राय को हम शामिल कर सकें। एक आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे जितने भी कमेंट पहले अलग अलग एपिसोड में आए हैं, लोग अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ एक आध कमेंट ऐसा आता है वो बड़ी अभद्र भाषा का आता है। आप किसी की आलोचना अच्छे शब्दों में भी कर सकते हैं, शालीनता से भी कर सकते हैं। अभद्र भाषा किसी के लिए यूज नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो। गलत भाषा अच्छी नहीं होती है।
आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।